वो आदमी हर्ष के लिए कोई भी काम करने को तैयार था, चाहे हर्ष जैसा भी काम उसे सौंपे। हर्ष ने उस आदमी से कहा, राजवंश फैमिली के बारे में तो तुम जानते ही होगे। उस आदमी ने तुरंत कहा, बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इस बात का राजवंश फैमिली से कनेक्शन क्या है? हर्ष ने उसे बताया, कनेक्शन है और बहुत बड़ा कनेक्शन है। तुम वीरा और रावी को जानते हो? उस आदमी ने घबराते हुए सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जानते हैं। हर्ष बोला, बस मुझे उन दोनों का बिजनेस और उन दोनों को बर्बाद करना है। वो आदमी बोला, तुम होश में तो हो? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि वो लोग कितने खतरनाक लोग हैं। इस काम को करने में तो खुद की भी जान जा सकती है, और मेरा एक उसूल है, मैं ऐसे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाता हूँ जिसमें मेरी खुद की जान जाने के चांसेस हों। इतना कहने के बाद वो चेयर से उठ गया और बोला, जिस काम के बारे में तुम सोच रहे हो, अगर उन दोनों को इसकी भनक भी लगी ना, तो तुम्हारा क्या हर्ष होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। हर्ष ने उस आदमी को कुर्सी पर बैठने को कहा और बोला, मुंह मांगी रकम तुम्हें मिलेगी। इसके बाद तुम्हें इस तरह का कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। इतना पैसा दे दूंगा कि तुम आराम से कहीं विदेश में जाकर अपनी जिंदगी बिताओगे। तुम और तुम्हारी आने वाली जनरेशन कुछ भी नहीं करेगी, फिर भी आराम से विदेश में रहेगी। उस आदमी ने हर्ष से गुस्से में आकर कहा, और मेरी जिंदगी की गारंटी कौन लेगा? क्या तुम लोगे? अगर मुझे ही कुछ हो गया तो तुम्हारे पैसे लेकर मैं क्या करूंगा? हर्ष ने उस आदमी को समझाते हुए कहा, तुम उस चीज की चिंता मत करो। हम मिलकर प्लान बनाएंगे कि सब कुछ ऐसे ही हो कि उन्हें इस काम की भनक भी ना लगे और हमारा काम भी हो जाए। हर्ष की बात से वो आदमी राजी हो गया था और दोनों आपस में मिल गए थे। हर्ष ने रावी और वीरा को मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी, अब बस उसे किसी तरह से सफल बनाना था। लेकिन रावी और वीरा दोनों ही इस बात से पूरी तरह अनजान थी। उधर वीरा ने ऋषि की मीटिंग फिक्स की। ध्यान रखो कि अगर तुम्हें ये डील करनी है तो बता दो, नहीं तो हमारा टाइम बहुत कीमती है और हम इसे यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते हैं। वो सभी मैनेजर और मालिक ऋषि से बिना डील किए ही कुर्सी से उठने लगे। तभी ऋषि बोला, आप लोग नाराज मत होइए, मैंने अभी भी डील के लिए मना नहीं किया है। ठीक है, हम इतने पर ही डील करने को राजी हैं। ऋषि डील के लिए राजी हो गया था। ये देखकर लॉयर और सेक्रेटरी दोनों दंग थे, क्योंकि ऋषि के पास इतने पैसे और इतनी संपत्ति थी ही नहीं। फिर वो कैसे इतने अमाउंट का इंतजाम करेगा? उन्हें इस बात की हैरानी थी। जब डील हो गई तो वहां मौजूद मैनेजर ने ऋषि को बधाई दी और ऋषि से कहा, आपको कुछ ही दिन में पेपर्स मिल जाएंगे, उसके बाद आप अमाउंट भेज दीजिएगा और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। इतना कहने के बाद वो सब निकल गए थे। ऋषि कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत सा पड़ गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस डील के लिए उसने हाँ बोली थी उसके लिए वो कैसे अमाउंट भर पाएगा। तभी पीछे से वीरा ने कहा, कांग्रेट्स ऋषि, तुमने जो सोचा था वो हो गया। ऋषि ने वीरा से कहा, हाँ लेकिन मैंने ये कीमत नहीं सोची थी। ऋषि ने लॉयर और सेक्रेटरी को बाहर भेज दिया और खुद वीरा के पास रुका रहा। वीरा और ऋषि दोनों एक साथ खड़े थे और उस कॉन्फ्रेंस रूम में कोई भी नहीं था। ऋषि थोड़ा सा आगे बढ़ा और वीरा के पास गया। जैसे ही ऋषि ने वीरा को गले से लगाना चाहा, तुरंत ही वीरा ने हाथ आगे बढ़ाकर ऋषि को रोक लिया और बोली, ऋषि, तुम जो करना चाहते हो वो अब संभव नहीं है। हम दोनों के बीच अब कुछ भी ऐसा नहीं रह गया है। तुमने पहले ही मुझे धोखा दिया है, लेकिन इस बार जब तुम मिले थे मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें किस कर लिया था। मुझे लगा शायद तुम वापस आ जाओ, लेकिन तुम बदले नहीं हो, तुम वही ऋषि हो। ऋषि कुछ देर तो वीरा को देखता रहा और कुछ नहीं बोला। ऋषि से कहा, ऋषि, अगर तुम्हें मुझसे इतना ही प्यार है तो आखिर तुम मुझसे दूर क्यों हो गए? क्यों तुम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाते हो? जैसे ही वीरा ने रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात की, ऋषि ने तुरंत खुद को वीरा से अलग कर लिया और बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता है वीरा, हम अलग हो गए हैं और अब हम कभी नहीं मिल सकते हैं। बेहतर यही होगा कि तुम भी इस सच को मान लो। वीरा ने ऋषि से कहा, मैंने तो कब से इस सच को माना हुआ है, बस तुम ही हो जो हर बार एक आस जगाने आ जाते हो। ऋषि ने वीरा की तरफ नफरत भरी निगाह से देखा और बोला,
अगर मैं गलत हूं तो मैं चला जाता हूँ वीरा। इतना कहने के बाद ऋषि वहां से चला गया और वीरा ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उधर आद्या और धैर्य काफी समय से एक दूसरे से लिपटे हुए थे और जो उन्हें हनीमून पर जाकर करना था वो यहीं पर कर रहे थे। धैर्य ने आद्या के पूरे शरीर को चूमते हुए कहा, आद्या, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुमको मेरे साथ हनीमून पर चलना ही होगा। आद्या ने धैर्य से कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकती हूँ और तुम मुझे कहीं भी जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। मेरा शरीर भले ही तुम्हारे साथ हो, लेकिन मैं दिल से तुम्हारे साथ नहीं हूँ। धैर्य ने जैसे ही ये सुना उसका गुस्सा और बढ़ गया और वो आद्या के पास जाकर उसके मुंह को पकड़कर बोला, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। दिया और वहां से चला गया। उधर ऋषि सत्यराज अस्पताल में चिंतित बैठे हुए थे। तभी डॉक्टर ने आकर बोला, आपकी बेटी को बचा लिया गया है। अगर जो भी इन्हें लेकर आए थे वो समय पर नहीं आते तो शायद आज हम उन्हें नहीं बचा पाते। ऋषि सत्यराज ने जब प्रतिज्ञा की खबर सुनी तो वो तुरंत उससे मिलने के लिए प्रतिज्ञा के कमरे में जाने लगे। प्रतिज्ञा अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हर्ष के बारे में ही सोच रही थी और उसके मुंह से सिर्फ हर्ष का ही नाम निकल रहा था। जैसे ही उसने देखा कि वहां हर्ष नहीं था और ऋषि सत्यराज थे, एक बार फिर से उसे जोर का धक्का लगा और प्रतिज्ञा की आंख से आंसू गिरने लगे। ऋषि सत्यराज प्रतिज्ञा के पास गए और बोले, बेटी तुम बच गई, मैं तो बहुत डर गया था। आंसू पोंछ लो बेटा, तुम ठीक हो, अब बस हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रतिज्ञा ने रोते हुए अपने आंसू पोंछे और ऋषि सत्यराज से बोली, पापा, हर्ष कहाँ है? क्या वो यहाँ से चले गए? ऋषि सत्यराज जो हमेशा से चाहते थे कि प्रतिज्ञा हर्ष से दूर रहे, उन्होंने प्रतिज्ञा से कहा, बेटा हर्ष तो यहाँ आया ही नहीं था, बल्कि वो तो तुम्हें वहीं पर छोड़कर चला गया था। तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर वो अपने काम के लिए निकल गया, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, अब तुम ठीक हो, अब डरने वाली कोई बात नहीं है। प्रतिज्ञा को ऋषि सत्यराज की बात पर विश्वास हो गया था और